अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल कुल्लूस उस्मान की एपिसोड 139 के बारे में। तो नाज़रीन, ये कोई रिकैप वीडियो नहीं है, हम बात करेंगे कंप्लीट एपिसोड के ओवरव्यू के बारे में। और अगर आप लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखी है तो अंडर 15 मिनट्स आप लोगों को कंप्लीट पता चल जाएगा कि इस एपिसोड में क्या क्या चीजें हुई। क्या उस्मान साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए? क्या वासिलस जो कि गद्दार है इनको मिल गया? क्या इन लोगों ने जहर का इलाज ढूंढ लिया? और क्या हुआ जेरकुताई के साथ? इन तमाम बातों पर आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो नाज़रीन, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड इट्स टोटली फ्री। वापस आते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होती है तो अलाउद्दीन साहब और उनके साथ मेहमत बे, जेरकुताई, ये तमाम लोग मिलकर जंगल में जड़ी बूटी तलाश कर रहे हैं। अब नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली एपिसोड में दिखाया गया था, जेरकुताई के बेटे गोंजा खातून और तमाम लोगों पर जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और ये लोग शदीद बीमार हो गए थे। तो इस जहर का तोड़ किसी को भी नहीं मिल रहा था, अलाउद्दीन साहब को भी नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि वो दरवेश आते हैं और आकर जेरकुताई से एक बात करते हैं जिसमें उन्हें ये हिंट मिल जाती है कि मुझे ही उसका इलाज ढूंढना होगा। इसमें वो जेरकुताई का मंगोल होना इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जेरकुताई आप लोगों को जैसे मालूम है कि पहले ये मंगोल था और उसके बाद जेरकुताई ने उस्मान साहब के साथ अपना सफर शुरू कर दिया। तो जब जेरकुताई को ये बात याद दिलाई जाती है कि आखिर वो भी एक मंगोल है, ये जरूर इस जहर के बारे में जानता होगा, तो वो इस बारे में याद करने की कोशिश करता है। तो उसे याद आता है कि एक जड़ी बूटी है जिससे वो इस जहर का तोड़ निकालते हैं, यानी वो जड़ी बूटी हर जहर की शिफा है। तो जेरकुताई अपने साथ इन लोगों को लेकर जंगल में आया होता है और ये मिलकर तमाम लोग जड़ी बूटी तलाश कर रहे होते हैं। काफी तलाश के बाद इन लोगों को वहां से जब ये जड़ी बूटी मिल जाती है तो ये खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अभी ये लोग वापस जाने वाले होते हैं तो यहाँ पर सलीबी सिपाही आ जाते हैं, वो आकर इन पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, मेहमत कहता है कि आप लोग जाएं और जाकर इस जड़ी बूटी से इलाज तलाश करें, मैं इन लोगों को देख लूंगा और इन्हें खत्म कर दूंगा। ये लोग वहां से घोड़ों पर सवार होकर चले जाते हैं और मेहमत अकेला यहाँ पे रुकता है इन तमाम लोगों का मुकाबला करने के लिए, और वो इन तमाम लोगों को खत्म कर देता है। इसके बाद वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे उस्मान साहब याकूब साहब को बचाने के लिए पहुंचे हुए थे, और यहाँ पे उस्मान साहब को भी जहर आलूद तीर लग चुका है। लेकिन अब जब ये लोग मंगोलों को वहां से भगा देते हैं तो इनके दरमियान आपस में बात शुरू होती है, और जाहिर है उस्मान साहब ने इनको बताया होगा कि आपके कबीले के साथ क्या हुआ, सरहदी बाजार में क्या हुआ, और ये तमाम चीजें इनको पता चली होंगी। तो याकूब साहब इंतहाई परेशानी के आलम में और गुस्से के आलम में कहते हैं कि अब जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है। अगर आप शराफत से जाके मंगोलों को सोना दे आते तो आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते। मेरी बेटी जख्मी है और हालात काबू से बाहर हो गए हैं और हमें एक जंग का सामना है। तो उस्मान साहब ये सुनकर गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि ये हक और बातिल की जंग है, ये हमेशा जारी रहेगी और ये 1000 सालों से जारी है, लेकिन इसमें फतह इस्लाम की होगी। अगर आप जंग से भागते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमन में दाखिल हो जाएंगे। याकूब साहब इस बात को सुनकर कहते हैं कि आपको इस तरह से मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है, मैं एक सुल्तान हूँ, और क्या आपका सारा आपके जिस्म पे बहुत भारी हो गया जो आप इस तरह मुझसे बात कर रहे हैं। तो कबीले के सरदारों में से एक सरदार जो वहाँ मौजूद होते हैं, जो पहले से याकूब साहब के हामी थे, वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस्मान साहब, हमें जंग से भागना नहीं चाहिए, हमें अब इसका सामना करना होगा। हमने हजारों नस्लें खो दी भागते भागते, लेकिन अब हम इनका मुकाबला करेंगे। और इसके बाद फिर याकूब साहब कहते हैं कि जब वो देखते हैं कि अब सरदार उस्मान साहब के साथ मिल गए हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी अपने सरदारों की बात सुनूंगा, अब बताएं उस्मान साहब क्या करना है। तो उस्मान साहब उन्हें कहते हैं कि हम इस जगह को, जहाँ हमारे सिपाहियों ने और हमारे नस्लों ने अपनी जानें गंवाई, हम इस जगह को अपना वतन बनाएंगे और इस जगह की हमेशा हिफाजत करें। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अभी वो वहां से जाते ही हैं तो इनके ऊपर मंगोल हमला कर देते हैं। जैसे ही मंगोलों का हमला होता है तो उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं होशियार हो जाओ। यहाँ पे कुछ लोग उस्मान साहब के जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब और याकूब साहब के सिपाही ये कहते हैं कि उस्मान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें जहर आलूद तीर लगा है, तो वो जल्दी से जाएं और जाकर सरहदी बाजार पहुंच जाएं। और खान साहब ये फैसला करते हैं कि उस्मान साहब और याकूब साहब को सरहदी बाजार चले जाना चाहिए और सिपाही यहाँ पर इन मंगोलों को रोके रखेंगे, क्योंकि उस्मान साहब इस वक्त लड़ने की हालत में नहीं होते, जहर उन पर अपना असर दिखा रहा होता है। उस्मान साहब, याकूब साहब और अरहान साहब कुछ सिपाहियों के साथ सरहदी बाजार की तरफ चले जाते हैं, जबकि कोनूर साहब और उनके साथ कुछ सिपाही यहाँ रुकते हैं और कहते हैं कि हम इन लोगों को यहाँ पे जंगल में रोक के रखेंगे, जब तक उस्मान साहब सेफली वहाँ पहुंच नहीं जाते, ना तो हम जंगल से निकलेंगे और ना ही इन मंगोल सिपाहियों को निकलने देंगे। अब ये लोग पीछे हटते हैं जंगल की तरफ, जंगल में बिखर जाते हैं और मुख्तलिफ टुकड़ों में बंटकर इनका मुकाबला करते हैं, और कभी छुप जाते हैं और कभी बाहर निकलकर इनको रोकते हैं। यहाँ सरहदी बाजार में गोंजा खातून की तबीयत इंतहाई खराब नजर आती है कि वो बेहतरी की हालत में नहीं आ रही। जेरकुताई भी पहले से बेहतर नहीं हो रहा होता है, उसके ऊपर भी जहर मजीद असर दिखा रहा होता है। बाला खातून और आयगुल खातून मुसलसल जेरकुताई की जो है वो पट्टियां करने में मसरूफ होती हैं कि उसे किसी तरीके से कुछ बेहतरी उसमें आ जाए। अभी ये सब हो रहा होता है कि उस्मान साहब सरहदी बाजार पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाला खातून और मालहन खातून को ये बात पता चलती है कि उस्मान साहब को भी जहर आलूद तीर लगा है। इनके खानदान वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। जब अलाउद्दीन साहब को ये बात पता चलती है कि उनके वालिद ठीक नहीं है तो वो मजीद दवा बनाने के हालत में नहीं होते, इसलिए वो मेहमद साहब से कहते हैं कि अब बाकी का काम आप करें, इस जड़ी बूटी को अच्छे से उबालें और उबाल कर सबको पिला
ला दें और खुद वो उस्मान साहब के पास चले जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब का महल दिखाया जाता है जहाँ पे बाइंदर बे, सिंगूर सिपाही और उनके साथ फैसल मौजूद है। ये लोग अभी तक गद्दार को तलाश कर रहे हैं, उसी बारे में परेशान है। अचानक से एक सिपाही आता है और आकर इन्हें बताता है उन्हें उस जहर का तोड़ मिल गया है। तो ये सब लोग खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बाइंदर अपने साथी सिपाही से कहते हैं कि बाप के वालिद कैसे हैं, तो वो बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक हैं। वो कहते हैं कि उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। इसके बाद बाइंदर साहब फैसल से पूछते हैं कि तुम्हारे वालिदैन कहाँ से है। जब वो बताता है तो वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम कभी कभी अपने वालिदैन के पास भी जाया करो और उनकी भी खिदमत किया करो। इसके बाद फैसल वहाँ से चला जाता है। तो बाइंदर साहब कहते हैं कि हम कल जिस जगह का इसने बताया है वहाँ जाएंगे और इसके वालिदैन से मिल के आएंगे। तो वो सिंगूर सिपाही कहते हैं कि क्या आपको इस पर शक है। तो बाइंदर साहब कहते हैं कि जब तक मुझे गद्दार मिल नहीं जाता मुझे अपने आप पर भी शक। इसके बाद यकूब साहब का खैमा दिखाया जाता है जहाँ यकूब साहब अपनी बेटी से मिलते हैं और उनकी हालत देखकर इंतहाई दुख के आलम में होते हैं। इसके बाद वो जेरकुताई को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे बेटे की क्या हालत है। जब वो बताते हैं कि वो ठीक है तो कहते हैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अब बताओ ये सब किसने किया। जब वो बताते हैं कि ये सब मंगोलों ने किया तो यकूब साहब कहते हैं लेकिन मंगोलों को इस सब करने पर मजबूर उस्मान साहब ने किया है। तो अब तुम उस्मान साहब के महल जाओगे, वहां पर जाकर उनके साथ घुल मिल कर रहोगे, लेकिन तुम वहां पर काम मेरे लिए करोगे, यानी तुम वहां जासूस के तौर पर काम करोगे और जो भी उस्मान साहब करेंगे उन तमाम की खबरें मुझे ला कर दोगे ताकि हम मजीद किसी मुश्किल में ना फंसे। जब भी उस्मान साहब कुछ करें हमें उस बात का पहले से इल्म हो। चिरकुदा ये सुनकर कुछ परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस तरह से नहीं कर सकता, जिस पर वो उसे खामोश करा देते हैं और कहते हैं कि तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। इसके बाद वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। दोबारा से उस्मान साहब दिखाए जाते हैं। उस्मान साहब यकूब साहब के साथ और अपने बेटों के साथ खड़े होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि अब हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। हम महल में एक दावत रखेंगे, एक जश्न का एहतमाम करेंगे और इसके बाद जब मंगोलों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होगी हम उन पर हमला कर देंगे और उन्हें खत्म करेंगे। तमाम सरदारों का आप इत्तेहाद बुलाएं और इसके बाद उन पर हमला किया जाएगा और उन्हें मंगोलों को इस बात का अच्छे से जवाब दिया जाएगा और वो हमारी तरफ से इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। उन्होंने हमें डराने की कोशिश की लेकिन हम डरेंगे नहीं। उन्होंने हमारी उम्मीद तोड़ने की कोशिश की कि अगर वो फौज भेजना चाहते तो वो पहले ही भेज चुके होते, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और आकर हमारे हौसले को तोड़ते हैं और हमारी उम्मीद को तोड़ते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। यकूब साहब उस्मान साहब की दावत पर उनके महल आने से इनकार कर देते और कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, अलबत्ता आप चाहें तो जिस तरह मर्जी दावत रखें। इसके बाद दिखाया जाता है कि बाइंदर साहब और सिंगूर सिपाही उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर फैसल ने बताया था कि उसकी वालिदा रहती हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो फैसल उनका पीछा कर रहा होता है और वो ये जान जाता है कि अब इन लोगों को मुझ पर शक हो गया है और ये लोग अब इस बात की तह तक पहुंच जाएंगे। जब वो उस घर पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने बताया था तो उस घर में पहले से ही उसने एक जाल बिछा रखा होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो इनके ऊपर तीरों से हमला हो जाता है। बाइंदर साहब ये देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, वैसल ही गद्दार है, उसने हमें ऐसी जगह भेजा जहाँ पहले से ही जाल तैयार था। जब वैसल ये जान जाता है कि वो बेनकाब हो गया तो अपने सिपाहियों से कहता है कि ठीक है, अब जाओ और तुम लोग जाकर उन पर हमला कर दो। जब वो आते हैं हमला करने के लिए तो नाज़रीन बाइंदर साहब पहले से तैयार होकर आए होते हैं। बाइंदर साहब भी सिपाहियों के साथ होते हैं, इनके सिपाही भी छुपे हुए होते हैं। ये अपने सिपाहियों से कहते हैं कि आ जाओ, हमला करो। इसके बाद इनमें एक लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन वैसल यहाँ से चला जाता है और ये बाइंदर साहब के हाथ नहीं लगता। एक और चीज जो हमें इस किस्त में देखने को मिली वो ये है कि महमद साहब शहजादी होलोफिरा को मुसलसल orhan साहब से छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो मुसलसल ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से शहजादी होलोफिरा उनसे शादी के लिए मान जाए और orhan साहब को इस तरीके से वो तकलीफ पहुंचा सके, लेकिन शहजादी होलोफिरा दिल से महमद साहब को नहीं बल्कि orhan साहब को पसंद करती हैं। वैसे यहाँ से सीधा उस्ताद गिरा और मंगोलों के पास पहुंचते हैं। उस्ताद गिरा और मंगोल एक जगह पे मौजूद खाना खा रहे होते हैं। मंगोल बहुत खुश होता है कि उसने उस्मान साहब के प्यारों को तकलीफ पहुंचाकर उन्हें नुकसान पहुंचाकर बहुत अच्छा किया और उसने अपने भाई का बदला ले लिया। जबकि उस्ताद गिरा खुश नहीं होता। वो कहता है कि मैं इन तमाम लोगों को मार देना चाहता हूँ, मैं इन्हें यहाँ से इन जमीनों से भगा देना चाहता हूँ, तब मेरा बदला पूरा होगा और तब मैं खुश होऊंगा। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि वैसल आ जाता है। वो आकर बताता है कि ये लोग उस जहर से बच गए हैं। ये सुनकर मंगोल कमांडर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपना खाना फेंक देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता था, इस जहर का तोड़ तो किसी को नहीं मिल सकता था। इसके बाद वैसल बताता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, मैं भी बेनकाब हो गया हूँ, अब वो लोग जानते हैं कि गद्दार कौन है। ये दोनों बातें सुनकर उस्ताद गिरा और मंगोल कमांडर बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन उसके बाद मंगोल कमांडर कहता है कि मैं जाऊंगा और इन पर हमला करूंगा और इन्हें खत्म कर दूंगा सब। लेकिन उस्ताद गिरा कहता है रुको, इस तरीके से नहीं, हम उन्हें आपस में ही लड़वा सकते हैं। इसके बाद उसे कहता है मुझे वो जहर दो जो तुमने उन तीरों को लगाया था। ये जहर पकड़ के वो वैसल को देता है और कहता है कि तुम ये जहर लेकर यकूब साहब के पास जाओगे और बताओगे कि उस्मान साहब ने मंगोल कमांडर के साथ इत्तेहाद कर लिया है और ये इन सब के पीछे उस्मान साहब ही कहा। वैसल ये जहर लेकर वहां से चला जाता है।
नाज़रीन, जब उस्मान साहब ने दावत पर सब लोगों को बुलाया था तो यहाँ से याकूब साहब के कबीले से सिर्फ गोंजा खातून गई थी। उन्हें सादत खातून ने भेजा था। वो चाहती हैं कि गोंजा खातून उनके लिए जासूसी का काम करें और वो तमाम अंदर की खबरें लाकर सादत खातून को दें। जब गोंजा खातून वहाँ से वापस आती हैं तो सादत खातून पूछती हैं कि बताएं आपने वहाँ क्या देखा। नाज़रीन, गोंजा खातून इस बात के बारे में जान चुकी होती हैं कि उस्मान साहब इस दावत के फौरन बाद जाकर मंगोल कमांडर से मिलेंगे। वो नहीं जानती कि वो उन पर हमला करने वाले हैं। वो बस इतना जानती हैं कि अलाउद्दीन साहब से रास्ते का नक्शा बनाने के लिए कहा गया है। वो सिर्फ इतना जानती हैं कि वो कमांडर से मिलने के लिए गए हैं। वो अपनी वालिदा को ये बात बताना चाहती हैं लेकिन वो हिचकिचा रही होती हैं कि पता नहीं उन्हें बताना ठीक होगा या नहीं। जब सादत खातून उनसे पूछती हैं तो वो बस बताने वाली होती हैं कि अलाउद्दीन साहब आ जाते हैं। वो अलाउद्दीन साहब से मिलने चली जाती हैं। जब वो उनसे बात कर रही होती हैं तो अचानक से वहाँ पे शोर मच जाता है कि फैसल को यहाँ पर देखा गया है। ये लोग फैसल को ढूंढ रहे होते हैं। बाइंदर साहब आकर अलाउद्दीन साहब को बताते हैं कि हमने उसे हर जगह तलाशने की कोशिश की और आखिरकार हमें यहाँ पर उसके निशानात ले आए हैं, तो अब वो यहीं पर मौजूद है। अलाउद्दीन साहब अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने से फैसल आता दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जब वो उसे पकड़ लेते हैं और उस पर हमला करते हैं तो याकूब साहब इस सारी आवाजें सुनकर बाहर आ जाते हैं और आकर कहते हैं ये क्या हो रहा है। फैसल कहता है कि मुझे इनके हाथों में ना छोड़े, मेरे पास एक अहम बात है, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, आप मुझे इनके हवाले नहीं करें। याकूब साहब तजस्सुस का शिकार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ ये क्या बात है। अलाउद्दीन साहब कहते हैं कि ये गद्दार है जिसे हम इतने अरसे से ढूंढ रहे थे, आप इसे हमारे साथ भेज दें। लेकिन याकूब साहब कहते हैं कि मैं पहले इसकी बात सुनूंगा फिर तुम्हें इसके साथ भेजूंगा। फिर वो वैसल को अंदर बुलाने के लिए कहते हैं। जब वैसल अंदर आता है तो वो पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। वैसल कहता है कि आप जानते हैं कि मैं इनका एक सीनियर आदमी था और इनके साथ एक सीनियर सिपाही था, लेकिन इन लोगों ने कमांडर के साथ इत्तेहाद किया हुआ है और उसका सबूत भी है मेरे पास। सबूत के तौर पर ये वो जहर दिखाता है और कहते हैं ये देखें, ये जहर वही है जिससे आपके बच्चों पर हमला किया गया था। तो अब उस्मान साहब उसके साथ मिले हुए हैं। इस पर महमद कहता है तो इसका मतलब है तुम ये कहना चाहते हो कि पहले उस्मान साहब ने खुद ही सबको जख्मी किया और उसके बाद खुद ही जहर का इलाज ढूंढकर सबके सामने हीरो बन गया। तो वो कहता है ऐसा ही है और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहूं जो हक पर नहीं है। अब आप चाहें तो आप मेरी गर्दन उतार सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। याकूब साहब वो जहर पकड़ कर कहते हैं कि इसे हकीमों के पास ले जाओ और देख के आओ कि क्या ये वही जहर है। जब वो जाते हैं तो ये बात दुरुस्त निकलती है, ये वही जहर होता है। इतने में एक और सिपाही आकर कहता है कि हमने कुछ मंगोल सिपाहियों को कबीले के पास पास फिरते देखा है और उनमें से एक सिपाही को हमने पकड़ भी लिया है। जब ये सिपाही याकूब साहब के सामने आता है तो याकूब साहब पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो इस सिपाही की बातें भी इसी तरफ इशारा करती हैं कि उस्मान साहब ने मंगोल कमांडर के साथ इत्तेहाद कर लिया है। याकूब साहब ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो खैमे से बाहर आ जाते हैं जहाँ अलाउद्दीन साहब इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो जल्दी से इस गद्दार को हमारे हवाले कर दे, लेकिन याकूब साहब ये हुक्म देते हैं कि इनको कैद कर लिया जाए, मैं खुद इस सारे मामले को देखूंगा और उसके बाद कोई फैसला सुनाऊंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस्मान साहब और ओरहान साहब मिलकर इस मंगोल कमांडर पर हमला करते हैं। पहले ओरहान साहब जाते हैं जिनके साथ कुछ जंगजू होते हैं, वहां जाकर हमला करते हैं और काफी सारे मंगोलों को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब इस मंगोल कमांडर की बारी आती है तो ओरहान साहब इससे लड़ते हैं और लड़कर काफी दफा वो इसे जेर कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद ये दोबारा से उठ खड़ा होता है। अभी ओरहान साहब और इस मंगोल कमांडर के दरमियान मुकाबला जारी होता है कि उस्मान साहब भी आ जाते हैं और वो भी आकर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब अभी लड़ रहे होते हैं कि याकूब साहब अपने सिपाहियों के साथ यहाँ आ जाते हैं, लेकिन याकूब साहब आकर जब कहते हैं कि आज यहाँ से कोई एक ही जिंदा वापस जाएगा तो उस्मान साहब समझते हैं कि ये मेरी मदद के लिए आए हैं। उस्मान साहब कहते हैं आ जाए, मामले को खत्म कर देते हैं आज। तो याकूब साहब कहते हैं कि तुम दोनों के दरमियान में ऐसी कौन सी बात हो गई जिस पर इत्तेफाक ना हो सका और तुम दोनों लड़ने बैठ गए हो। और इसके बाद वो कहते हैं कि आज यहाँ से या तो तुम जिंदा वापस जाओगे या तुम्हें। और नाज़रीन, यहाँ पे ये किसका इख्तिताम हो जाता है। अब नाज़रीन, ये दरमियान वालों ने, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, इन्होंने कभी एहसान नहीं माना। इनके साथ जितनी भी भलाई की जाए, लेकिन ये लोग दोबारा से जैसे ये संभलते हैं तो पहला काम ये उस्मान साहब को नीचा दिखाने वाला करते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसी लगी? मेरे हिसाब से तो ये एपिसोड काफी स्लो थी। यानी सिर्फ हमें एक ही चीज देखने को मिली है, वो ये कि अलाउद्दीन साहब ने उस जहर का तोड़ निकाल लिया और उसके अलावा इन्होंने मिलकर उस मंगोल कमांडर पर हमला कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।